दोस्तों 2011 वर्ल्ड कप की वो ऐतिहासिक जीत आपको याद ही होगी, लेकिन क्या इस जीत के पीछे की कहानी जानते हैं आप? नहीं, क्योंकि इस जीत के पीछे की असली सच्चाई इतनी खौफनाक और विनाशक है कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने के साथ साथ पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1983 से, जब पहली बार कपिल देव की लीडरशिप में भारतीय क्रिकेट की सेना ने पहली बार ट्रेंट ब्रिज की उस नीले आसमान के नीचे लॉर्ड के ग्राउंड पर ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीता था। ये वही काल अर्थात ये वही वक्त था जब भारतीय टीम दुनिया की सबसे कमजोर टीम मानी जाती थी। 1983 से पहले भारतीय टीम को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार क्रिकेट की दुनिया में विजय पताका फहराते हुए संपूर्ण भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा करने के साथ साथ सन 1983 ओडीआई विश्व कप में दबंग बादशाहत कायम की थी, जिसके बाद वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम अपराजय, जो कभी हार ना मानने वाले जैसी टीमों के सामने भारतीय बाहुबली खिलाड़ियों का खौफ पैदा होना शुरू हो चुका था। लेकिन इसके बाद क्रिकेट की दुनिया में भारत ज्यादा वक्त टिक नहीं पाया और कप्तान कपिल देव के बाद अजहरुद्दीन, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे एक से बढ़कर एक कप्तान बने, लेकिन कोई भी कपिल देव के बाद ये 4 सालों में आने वाला ओडीआई विश्व कप जीतने का दुस्साहस नहीं कर पाया। यहां तक कि सन 1996 के वर्ल्ड कप में तो भारतीय क्रिकेट फैंस इतने नाखुश हुए कि उन्होंने श्रीलंका से चल रहे सेमीफाइनल के मुकाबले में स्टेडियम में ही आग लगा दी। दरअसल इस मुकाबले में भारत को 292 रनों का टारगेट मिला था, परंतु यह टारगेट उतना टफ नहीं था क्योंकि भारत ने 98 रनों पर 2 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन इसके बाद अचानक भारतीय बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और महज 120 रन पर ही 8 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर निराशा की ऐसी ज्वाला जली कि स्टेडियम में ही आग लगा देते हैं। भीषण आग पर काबू पाने के बाद आखिरकार मैच रेफरी क्लाइट ने श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से यह वर्ल्ड कप भी भारत ने हाथ मलते हुए गंवा दिया। इसके बाद सन 1999 के वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने का एक और मौका मिलता है, लेकिन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद यह 1999 वाला वर्ल्ड कप भारत अपने हाथों से गंवा देता है। ठीक इसके 4 साल बाद 2003 वर्ल्ड कप में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका मिल जाता है। ये एक ऐसा समय था जब सौरभ गांगुली भारत के वन ऑफ द बेस्ट बाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ सौरभ गांगुली अपने लीडरशिप में 2003 तक भारत की सबसे पराक्रमी और खतरनाक टीम बना चुके थे। इसमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग जैसे महावीर, महाविध्वंसक, विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी थी और मिडिल ऑर्डर में सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ के अलावा पंजाब का एक युवा नौजवान क्रिकेटर युवा युवराज सिंह जैसा खतरनाक बल्लेबाज था। वहीं गेंदबाजी अटैक में जहीर खान और आशीष नेहरा जैसे घातक तेज गेंदबाज मौजूद थे और भारत टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे सफल टीम मानी जाती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गई और इस वक्त ऐसा लगने लगा कि शायद भारत 2003 का वर्ल्ड कप जीत जाए। लेकिन फाइनल के मैच में भारत का सामना किसी अरे गरे टीम से नहीं था, क्योंकि उसका मुकाबला था कभी परास्त न होने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम से, जो कि नॉकआउट मुकाबले में अजय मानी जाती थी। फाइनल मैच में कंगारू बल्लेबाज रिकी पोंटिंग ने भारतीय टीम के गेंदबाजों पर किसी प्रलय की तरह कहर बरपाते हुए दाएं हाथ के इस पराक्रमी बल्लेबाज ने लाजवाब 140 रन ठोककर भारतीय टीम के साथ साथ भारतीय गेंदबाज जहीर खान और आशीष नेहरा को बता दिया कि वर्ल्ड कप इतिहास में कंगारू का पलड़ा क्यों भारी रहता है। और इस तरह फाइनल मैच में भारतीय बल्लेबाजों के सामने 360 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला, परंतु इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय बल्लेबाज 360 रनों के स्कोर को चेज करते हुए मात्र 234 रन पर ऑल आउट होकर ड्रेसिंग रूम में अपना मेकअप उतार रहे थे और यह 2003 का वर्ल्ड कप भी भारत के हाथों से निकल गया। भारतीय टीम पर अब इस समय चोकर्स का टैप लग चुका था और भारतीय टीम से लेकर भारतीय दर्शकों में निराशा और नाउम्मीद की किरण नजर आने लगी और इस तरह वक्त का पहिया घूमते घूमते 2007 का ओडीआई विश्व कप आ जाता है। इस बार एक नई आशा, जोश और उम्मीद के साथ भारतीय टीम की कमान राहुल द्रविड़ को दे दी जाती है। दरअसल ये वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज के ग्राउंड पर खेला जाना था और इस बार भी भारतीय टीम में ऑलमोस्ट सारे के सारे लगभग वही प्लेयर थे जो 2003 के वर्ल्ड कप में खेले थे। हालांकि अब भारतीय टीम में एक नए नवेले युवा विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री हो चुकी थी। साल 2007 का ओडीआई विश्व कप का पहला मैच भारत का बांग्लादेश टीम के साथ हुआ और पहले ही मैच में भारत को बांग्लादेश ने बुरी तरह से हरा दिया, क्योंकि बांग्लादेश जैसे टीम से भारतीय टीम का हार जाना किसी इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत शर्म की बात है। इसके बाद बरमूडा क्रिकेट टीम से एक जीत के बाद
भारत का सामना पूर्व सेलोन श्रीलंकाई टीम के साथ हुआ और भारत ने यह मैच भी शर्मनाक तरीके से गंवा दिया। हार पर हार का सिलसिला ऐसा कि भारतीय क्रिकेट टीम अब ग्रुप स्टेज के तीसरे नंबर पर आ गया और फाइनली विश्व कप के रेस से बाहर हो गया। और इस तरह 2007 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को हराकर कटे घाव पर ऐसा नमक डाला कि भारतीय टीम के साथ साथ संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस भी भारतीय टीम की हार को भूल नहीं पाए। भारतीय क्रिकेट टीम को अब बायकॉट का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट फैंस ने यह कहते हुए भारतीय टीम का मजाक बना दिया कि भारतीय खिलाड़ियों में वो दमखम और वो पराक्रम खत्म हो गया है। भला बताओ, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कमजोर टीमों के सामने भारतीय बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाज और कप्तान ने हथियार डालकर कायरों की तरह अब चूहे के बिल में छुप चुके हैं। अब इंडियन टीम पूरी तरह से कोलैप्स कर रही थी। उस दौर में भारतीय टीम को ऐसे ट्रोल किया जा रहा था जैसे कि आज इंडिया के अंदर पाकिस्तान जैसे नापाक देश का किया जाता है। भारतीय खिलाड़ियों को उस दौर में डरपोक और कायरों की टीम भी कही जाती थी। बुरे दौर से अब गुजर रही भारतीय टीम को भारतीय क्रिकेट फैंस सहित क्रिकेट एक्सपर्ट ने सलाह दिया कि इंडियन टीम में एक नए कप्तान को लाया जाए, एक बार फिर विश्व कप इतिहास की दुनिया में भारत की बादशाहत कायम कर सके। तभी 2007 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत का कप्तान एक नए नवेले नौजवान जिसकी नजर बिजली से भी तेज, ऐसी फुर्ती कि बड़े से बड़े खिलाड़ी धोखा खा जाए, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया जाता है। इस विकट परिस्थिति में महेंद्र सिंह धोनी ने टीम को एक मजबूत लीडरशिप के रूप में स्थापित किया और धोनी ने इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। धोनी ने अपने लीडरशिप के अंदर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ साथ उन भारतीय क्रिकेट फैंस का मुंह भी बंद कर दिया। परंतु अभी भी भारतीय क्रिकेट फैंस को जरूरत थी एक और ओडीआई विश्व कप की, जो कि 2011 में होने वाला था। और 2011 के विश्व कप तक महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के एक महान फिनिशर के साथ साथ महान लीडर भी बन चुके थे। अब संपूर्ण भारत धोनी से एक और विश्व कप की मांग कर रहा था, लेकिन अब 28 साल का यह सूखा अकाल में बदल चुका था। वहीं निरंतर कई सालों से चली आ रही ऑस्ट्रेलिया की टीम की बादशाहत भी भारतीय क्रिकेट फैंस को कांटों की तरह चुभ रही थी। इसके अलावा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लेने से पहले क्रिकेट फैंस की डिमांड थी कि कम से कम एक विश्व कप जीतने की उम्मीद लेकर बैठे थे, जिसकी जिम्मेदारी अब महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर थी। उधर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी एशियाई टीम को मिलती है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को इसका जिम्मा मिलता है। लेकिन 2009 में श्रीलंका की टीम पर हुए आतंकी हमले के कारण पाकिस्तान से विश्व कप की मेजबानी को वापस ले लिया जाता है और इस तरह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ही इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले थे। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इस वर्ल्ड कप के नॉकआउट दौर के सारे मुकाबले भारत में खेले जाएंगे। अब इस विश्व कप का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय टीम को होने वाला था। वहीं टूर्नामेंट के पहले क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर ने यह ऐलान कर दिया था कि इस विश्व कप के बाद वो क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले लेंगे, जो कि टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी कि कम से कम सचिन तेंदुलकर की विदाई एक विश्व कप के साथ होनी चाहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक वर्ल्ड कप की आस में बूढ़े होते जा रहे थे। लेकिन उनका सपना था कि वो एक विश्व कप जीतकर क्रिकेट के पहलुओं से संन्यास ले लेंगे और इस तरह ये वर्ल्ड कप सचिन का लास्ट विश्व कप होने वाला था। हालांकि ये विश्व कप भारत के लिए उतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान जैसी वर्ल्ड में अपनी प्राइम केमिस्ट्री से गुजर रही थी। उधर भारत के पास भी एक से बढ़कर एक पराक्रमी बल्लेबाज और घातक तेज गेंदबाज मौजूद थे और हर खिलाड़ी मैदान पर मैच जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। इन सब के अलावा महेंद्र सिंह धोनी जैसा शार्प मास्टरमाइंड फिनिशर या फिर आप इन्हें शातिर कप्तान भी कह सकते हैं, टीम में मौजूद था। अब 2011 वर्ल्ड कप शुरू होता है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम का पहला मैच बांग्लादेश टीम के साथ होता है। ये वही बांग्लादेश टीम है जो 2007 के वर्ल्ड कप में भारत के वर्ल्ड कप हारने का सबसे बड़ा कारण बना था। इसीलिए इस बार भी 2007 वाला डर भारतीय दर्शकों को सता रहा था कि कहीं इस बार भी बांग्लादेश की टीम भारत को हरा ना दे। लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ी फुल तैयारी और जोश के साथ मैच की शुरुआत करते हैं। तारीख 19 फरवरी 2011 को खेले गए इस मुकाबले में भारत पहले बल्लेबाजी करता है और इस मैच में बेखौफ ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय गेंदबाजों पर अपने व्रज जैसे बल्ले से भीषण प्रहार करते हुए 175 रनों की विस्फोटक पारी खेली। वीरेंद्र सहवाग के अलावा विराट कोहली भी 2011 के वर्ल्ड कप में अपना पहला शतक लगा देते हैं और भारत ने बांग्लादेश के सामने 371 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था। जवाब में 371 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 283 रनों पर धराशायी हो गई और इस तरह भारत ने वर्ल्ड कप
के पहले मुकाबले को शानदार तरीके से जीतकर विश्व कप के इस अभियान की शुरुआत कर दी। इसके बाद वर्ल्ड कप का अगला मैच इंग्लैंड के साथ होता है, जिसमें सचिन की शतक की बदौलत टीम इंडिया 339 रनों का टारगेट सेट करती है। लेकिन इंग्लैंड की जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत ये मैच भी टाई हो जाता है और ये इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए ये चिंता की बात थी और क्रिकेट फैंस काफी निराश थे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब तक जहीर खान के अलावा कोई भी भारतीय गेंदबाज खास कमाल नहीं कर पाया था। हालांकि इसके बाद भारत आयरलैंड और नीदरलैंड को हराकर अपनी सिचुएशन को मजबूत कर लेता है और अब अगला मैच साउथ अफ्रीका से होता है, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ता है और भारत के लिए लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ चेन्नई में खेला जाता है। और इस मैच में टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है और जब शुरुआती ओवर में सचिन बल्लेबाजी कर रहे थे तब अंदर आई हुई एक गेंद पर कैरी बाई प्लेयर आउट की अपील करते हैं, लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया। उधर सचिन ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वापस पवेलियन की तरफ चले जाते हैं, जो कि सभी इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक आउट मूवमेंट था और शायद यही रीजन है कि सचिन को क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहा जाता है। इसके बाद इंडियन बैटिंग लगातार अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, लेकिन इस मैच में युवराज सिंह किसी घायल शेर की तरह डटे रहे। गर्मी के कारण इस मैच में युवराज सिंह की हालत बेहद गंभीर हो गई थी और इस मैच में उनसे कई बार कहा गया था कि रिटायर्ड हर्ट हो जाइए, लेकिन सब हालातों के बाद भी भागते दौड़ते एक छोर पर किसी चट्टान की तरह खड़े रहे और शानदार 113 रनों की पारी खेलकर भारत को 238 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। और इस मैच के बाद युवराज सिंह के फेफड़ों में ट्यूमर की खबर पूरे देश में फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस टारगेट को चेज करते हुए वेस्टइंडीज ने लाजवाब शुरुआत की, लेकिन भारत की कसी हुई गेंदबाजी के आगे कैरेबियन कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और नतीजा यह हुआ कि वेस्टइंडीज की टीम 188 रनों पर पूरी तरह कोलैप्स कर जाती है और भारत लीग स्टेज में 4 जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाता है। लेकिन यहां उनका अगला मुकाबला होना था ऑस्ट्रेलिया से, जो भारत के लिए हमेशा ही नाइटमेयर साबित हुआ और इस बार क्रिकेट पंडित भी भारत की हार का अनुमान लगाने लग गए। लेकिन इस बार भारत इस वर्ल्ड कप में कुछ अलग ही इरादे के साथ खेल रहा था और भारतीय शेरों को हराना इतना आसान नहीं था और इस तरह यह मैच स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया रिकी पोंटिंग के शतक के बदौलत 260 रन बनाती है। यह टारगेट उतना आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि ब्रेटली और मिचेल स्टार्क जैसे खूंखार गेंदबाजों के सामने यह टारगेट उतना भी आसान नहीं था। भारत ने सहवाग का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन इसके बाद सचिन और गंभीर ने भारत को संभाला और दोनों ही बैट्समैन ने 50 जड़ दी। लेकिन इसके बाद जब भारत फिर से मुश्किल में दिखाई पड़ा तब युवराज सिंह ने सुरेश रैना के साथ मिलकर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया और 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर ब्रेटली की गेंद पर चौका जड़कर भारत ने दुनिया से कंगारुओं की बादशाहत को छीन लिया। इस जीत के बाद युवराज सिंह अपने घुटनों पर बैठकर शेर की तरह दहाड़कर सेलिब्रेशन कर रहे थे और मानो कंगारुओं से ये कह रहे थे कि अब क्रिकेट का नया बादशाह भारत बन चुका है। और इस तरह भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी पाकिस्तान से होना था। यानी अब इस सेमीफाइनल में कांटे की टक्कर होने वाली थी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों के प्रथम मिनिस्ट की मौजूदगी में यह मैच शुरू होता है। MS धोनी पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। हालांकि अच्छी शुरुआत के बावजूद भी भारत की बैटिंग लाइनअप उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाती और सचिन के 85 रनों के दम पर भारत 260 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। इस मैच में सचिन तेंदुलकर को 5-5 जीवन दान मिले थे, जो भारत के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। 260 रनों के जवाब में पाकिस्तान इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने 231 रनों पर ढेर हो जाती है और इस तरह भारत इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत फाइनल में पहुंच जाती है। भारत में क्रिकेट को लेकर एक अलग ही माहौल बन गया था। देश के कोने कोने में बस क्रिकेट की ही चर्चा हो रही थी और अब फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होने वाला था। उस वक्त श्रीलंका की टीम में कुमार संगकारा, दिलशान और महिला जयवर्धने जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के अलावा लसित मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन जैसे वर्ल्ड क्लास खतरनाक बॉलर थे, जिनके सामने मैच जीतना इतना आसान नहीं होने वाला था। इसी बीच तारीख आती है 2 अप्रैल 2011। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इस कदर भर जाता है कि पूरे स्टेडियम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बॉलीवुड स्टार से लेकर अंबानी, अडानी, ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा देश वानखेड़े स्टेडियम में पहुंच गया है। पूरे देश की बस यही ख्वाहिश थी कि कैसे भी करके ये वर्ल्ड कप भारत जीत जाए और इस तरह से इस महामुकाबले की शुरुआत होती है। इस दिन भारत की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रेडियो से लेकर टीवी तक हर स्क्रीन के सामने करोड़ों चेहरे भारत की जीत की आस लगाए हुए बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका 4-4 चेंजेस के साथ ये फाइनल मैच खेलने उतरती है और पूरे देश में रोमांच चरम सीमा तक पहुंच गया था। श्रीलंकन टीम
टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। श्रीलंका की तरफ से दिलशान और उपुल थरंगा की बेहतरीन सलामी जोड़ी मैदान में उतरती है। वहीं पूरे वर्ल्ड कप में अपनी करिश्माई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चारों खाने चित करने वाले जहीर खान इस मैच में अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक देते हैं और महज 2 रन के स्कोर पर ही थरंगा को स्लिप में कैच आउट करवा देते हैं। इस तरह भारत कसी हुई बॉलिंग के चलते बेहतरीन शुरुआत करता है। जहीर खान अपने पहले 3 ओवर में एक भी रन नहीं देते हैं। जैसे कि मैच के ठीक पहले जहीर खान ने कहा था कि उनकी जहन में 2003 की यादें चल रही थीं और वो 2003 की गलतियां दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। मिडिल ओवर में बैटिंग करने आए महिला जयवर्धने और संगकारा ने खराब शुरुआत के बाद टीम को संभाला। संगकारा के आउट होने के बाद जयवर्धने ने तेजी से रन को आगे बढ़ाते हुए 103 रन बनाकर टीम को कोलैप्स होने से बचा लिया और इस तरह से श्रीलंका ने 274 रन बना डाले और अब भारत को चैंपियन बनने के लिए 275 रनों की जरूरत थी। पिच क्रिएटर सुधीर ने पहले ही 270 रनों को विनिंग स्कोर बता दिया था। वहीं पिछले 9 में से 2 वर्ल्ड कप पहले बैटिंग करने वाली टीम नहीं जीते थे। इस तरह से परिस्थितियां भारत के खिलाफ जा रही थीं, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत को अपने बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा था और अब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और बेखौफ सहवाग ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरते हैं। लेकिन करोड़ों इंडियन फैंस को सदमा तब लगता है जब मैच की दूसरी ही बॉल पर सहवाग मलिंगा का शिकार हो गए और भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत देने वाला सहवाग अब करोड़ों उम्मीदों को लेकर वापस पवेलियन चला जाता है। इसके बाद भारत अभी सदमे से उभर ही रहा था कि 7वें ओवर की दूसरी ही बॉल पर सचिन भी मलिंगा का शिकार बन गए। लेकिन तभी गंभीर का साथ देने के लिए कोहली मैदान पर आते हैं। विराट और गंभीर 82 रनों की एक लंबी साझेदारी करते हैं और इस साझेदारी की सबसे खास बात यह थी कि इसने विकेट बचाने के साथ साथ रन रेट को भी नहीं रुकने दिया और श्रीलंका के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसी बीच 35 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो जाते हैं और अब एक बार फिर से भारत को एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है और ऐसे समय में करोड़ों दिलों की उम्मीद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मोर्चा संभालने आते हैं। श्रीलंका के साथ साथ भारत को भी हैरत में डालते हुए युवराज की जगह 5वें नंबर पर उतरते हैं। सभी के लिए धोनी का ये प्रमोशन अजीबोगरीब था क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में धोनी का बल्ला खामोश था, लेकिन उनका बल्ला फाइनल में खूब गरजा, जिसे सुनकर और जिसे देखकर श्रीलंका के खिलाड़ियों का दिल दहल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरी टीम का जिम्मा गंभीर अपने कंधों पर संभालते हुए और धीरे धीरे भारत को जीत की तरफ ले जा रहे थे। इस विकेट के लिए गंभीर और धोनी दोनों ने शानदार 109 रन जोड़े, लेकिन अफसोस 97 रनों के निजी स्कोर पर गंभीर अपना विकेट गंवा देते हैं और एक ऐतिहासिक शतक से चूक जाते हैं। लेकिन गंभीर के ये 97 रन कई शतकों के बराबर थे। उसके बाद युवराज सिंह के साथ मिलकर धोनी भारत को जीत के नजदीक ले जाते हैं और आखिर में धोनी का कुलशेखरा की गेंद पर वो ऐतिहासिक स्ट्रोक लगाना, जिसके लिए भारत कई अरसे से बेताब था। भारत का 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदल गया था। देश की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। ढोल, थाली, बॉटल्स, जो भी कुछ मिलता भारतीय आवाम उसे पीट कर जश्न मना रही थी। सच्चाई तो यह है कि ऐसा जश्न मैंने तो आज तक नहीं देखा और शायद ही ऐसा जश्न भारत को कभी दोबारा देखने को मिले। सचिन को कंधों पर बिठाकर विदाई देने से लेकर गैरी क्रिस्टन को कंधे पर बिठाकर जश्न मनाना और तिरंगे के साथ मैदान पर वो ऐतिहासिक लम्हे बिताने का, कई ऐसे यादगार लम्हे मिल जाते हैं जिन्हें भारत का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड धोनी को दिया जाता है, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड युवराज सिंह को दिया जाता है। कैंसर के बावजूद युवराज सिंह हार नहीं माने और अपने देश के लिए खेलते गए और विश्व कप के सपने को साकार किया। ये 2011 के वर्ल्ड कप की खौफनाक सच्चाई है, जिसे ज्यादातर लोग आज जानते नहीं या फिर भूल चुके हैं। खैर, असल मायने में सच तो यह है कि पूरी टीम की बदौलत ही वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीत पाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये 1983 से 2011 के वर्ल्ड कप की कहानी कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।